बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने बात की फ़ियर ऑफ़ अननोन की, अनजाने खौफ के बारे में कि जिसका मैं ख़ुद भी शिकार रहा हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। आज उससे आगे चलते हैं। जब मैं अब्बा के साथ उनके लकड़ी के काम में शामिल हो गया, उन दिनों एक अजीब वाक़या हमारे साथ पेश आया। हमारा जो आबाई घर था वो एक कॉर्नर घर था और उसको दोनों गलियों में दरवाजे हमने रखे हुए थे। हुआ ये कि एक हमारे शहर के फ़ोटोग्राफ़र थे, उनसे किसी बंदे ने वीडियो कैमरा रेंट पे लिया कि हमारे घर में सालगिरह की तकरीब है और हमने मूवी बनानी है, और नाम और पता उन्होंने मेरा और मेरे छोटे भाई का दे दिया कि उनके घर लेके जाना है। साथ ये कहा कि हमारे वालिद साहब क्योंकि बहुत सख्त तबीयत के हैं और वो कैमरा वगैरह इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करते और सालगिरह भी मनाने नहीं देते, तो हम उनसे ये चीज़ें खुफिया रखेंगे, इसलिए हम आपको खुद आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो हुआ ये कि हमारा जो छोटी गली में दरवाज़ा था, उस दरवाजे तक वो उस कैमरे वाले लड़के को साथ, जो लड़का साथ आया था, उसको वहाँ पे खड़ा किया और उसे ये कहा कि तुम यहीं पे खड़े रहो और कैमरा हमें दो, हम दूसरे वाले दरवाजे से कैमरा अंदर लेके आते हैं और अंदर से दरवाज़ा खोल के तुम्हें अंदर बुलाते हैं। तो उस बंदे ने कैमरा उनको पकड़ा दिया। शायद पता नहीं किस तरीके से उन्होंने अपना वो कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात की और ट्रस्ट डेवलप कर लिया। कैमरा उन्होंने पकड़ा और वो दूसरी जो बड़ी वाली गली थी वहाँ से वो रफ़ू चक्कर हो गए। अब वो बंदा बाहर खड़ा वहाँ पे वेट कर रहा था, तो हमारा एक हमसाया वहाँ से गुजरा, उसने उससे पूछा कि भाई किधर खड़े हो। उसने बताया कि इस तरह मैं कैमरा लेके आया हूँ और वो इनके घर में कोई सालगिरह की तकरीब है, बस वो दरवाज़ा खोलने गए हैं और मैं उनके इंतज़ार में खड़ा हूँ। तो उस हमसाये ने हमारे घर की बेल दे दी आके। तो घर पे, मैं उस वक्त घर पे नहीं था, घर वाले ने पूछा कि कौन है, तो उसने बताया कि इस तरह ये बंदा खड़ा है बाहर और कैमरे का कह रहे हो। तो सब घर वाले हैरान परेशान कि ये क्या सीन बना, हमारे घर में ना तो किसी की तकरीब है, और इवन ये कि हमारे घर में उस वक्त तक कोई मूवी कैमरा, जो प्रॉपर मूवी कैमरे होते थे, आप जो लोग जानते हैं कि वो बड़े बड़े कैमरे होते थे पहले, जो कंधों पे उठा के मूवी बनाते थे, तो उस टाइप का कोई कैमरा हमारे घर में कभी एंटर ही नहीं हुआ था। और उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे और मोबाइल नहीं थे, तो कैमरे वाला भी सवाल पैदा नहीं होता था। स्पेशली कोई स्टिल कैमरे होते थे, वो शायद हमारे घर में होगा कोई कद, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ोटोग्राफी का भी हमें कोई ऐसा शौक़ नहीं था और इस तरह का कोई ना कोई ऐसे कोई सालगिरह का या कोई फंक्शन वगैरह हम कुछ भी नहीं करते थे। तो मैं जब थोड़ी देर बाद मैं वापस आया हूँ, तो घर के सामने एक कह लें कि रश लगा हुआ और गली वाले मोहल्ले वाले सब खड़े हुए और सारे पुलिस वाले एक दो मोटरसाइकिल पे खड़े हुए, और मैं हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है इधर भाई। खैर जब मैंने पूछा तो पता चला कि इस तरह जी वो कैमरे वाले से कोई बंदा कैमरा लेके आया और आपका नाम लेके वो इनसे कैमरा वो छीन के कह लें या धोखे से कह लें, वो लेके भाग गए। तो खैर पुलिस वालों को मैंने बताया कि भाई हमारे घर में तो ऐसा कोई सीन नहीं है और ना हम करते हैं इस तरह का, ना हमें पता है। उससे अगले दिन फिर हमें थाने बुलाया गया और हम थाने गए और मैं हैरान हुआ कि थाने जाते हुए हमने किसी को नहीं बताया, शायद कोई दो चार दोस्तों को कहा होगा, लेकिन कुछ 30-40 लोग हमारे साथ वहाँ पहुँचे हुए थे, हमसे पहले पहुँचे हुए थे हमारी सफाई देने के लिए कि हम ऐसे नहीं हैं, ना हमको फ्रॉड है, ना हम कोई ऐसा कोई कैमरे वाला कोई चोरी वाला कोई सीन है। तो खैर SHO साहब के सामने सारी बातचीत हुई, उनको हमने बताया कि भाई हमें तो नहीं पता इस चीज़ का कि कौन कर गया है, या तो हमने किसी ने फ़ोन किया हो या हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने जाके खुद कोई गारंटी दी हो, तो फिर तो हमें ज़िम्मेदार बनते हैं। वो जो कैमरे के मालिक साहब थे वो कहने लगे जी कि उन्होंने आपका नाम लिया, आपके भाई का नाम लिया। मैंने कहा यार देखिए, हम गली मोहल्ले में रहते हैं, हमारा कुछ तल्लक वास्ता है, वो सोशल नेटवर्किंग है, तो हमें तो बहुत सारे लोग जानते हैं। अब आप एक शहर के मरूफ फोटोग्राफर हैं तो आपको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो लोग आपको जानते हैं आप भी उनको जानते होंगे, तो ये तो ऐसा कोई जवाब नहीं बनता। खैर वो बात थोड़ी वो क्लोजिंग की तरफ चली गई और कैमरे वाला मामला फिर वो हमारी तरफ से तो शायद क्लोज ही हो गया था। तो एक दिन मैं अपने शॉप पे बैठा हुआ था, सादा कपड़ों में एक साहिब आए और उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया। तो मुझे कहने लगे जी कि मैं इंस्पेक्टर हजूर हूँ और मैं उस कैमरे के सिलसिले में तफ्तीश के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा जनाब, पहली बात तो यह है कि हमारा उस कैमरे से कोई लेना देना ना पहले था ना अब है। आप 10 साल बाद भी साबित कर दें कि कैमरा हमारे किसी बंदे ने लिया है तो हम एक की जगह 2 कैमरों की पेमेंट आपको कर देंगे। तो दूसरी बात यह है कि मुझे कहता जी आप थाने आए, मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी मैं तो पुलिस के साथ मेरा कभी ज़िंदगी में वास्ता नहीं पड़ा। तो कहता जी मैं आपको सारा कुछ सिखाऊँगा कि किस तरह पुलिस के साथ डील किया जाता है। बहरहाल फिर हमने कुछ मोहल्ले के मुतबर लोगों को साथ लिया और जो उस वक्त DSP साहब थे उनसे मुलाकात की और फिर उन्होंने उस इंस्पेक्टर साहब की अच्छी खासी क्लास ली और ये मामला फिर इस तरीके से क्लोज़ हो गया। उसके बाद जब मुझे दुबई जाने का शौक़ उठा तो मैंने ओरेकल की सर्टिफिकेशन के लिए कुछ अपने आप को स्पेयर किया अपने काम से, और मैंने ये सोचा कि मैं पूरा टाइम इसको दूँ और इसको जितनी जल्दी हो सके मैं कंप्लीट कर लूँ।
मैंने एक कमरा लिया फैसलाबाद में और वहाँ पे शिफ्ट हो गया। जो कोर्स उस वक्त शायद लोग 6-8 माह में करते थे, मैंने वो 3 माह की मुख्तसर मुद्दत में बड़े अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट किया और उसको समझ के पढ़ा और बग़ैर किसी बूटी शूटी के या किसी बैरूनी इमदाद के उसको अच्छे नंबरों में क्लियर कर लिया। उस दौरान ये हुआ कि जब मैं अकेला रह रहा था कमरे में, तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये दुनिया के लिए मैंने बीवी बच्चे छोड़े हैं और अपना कारोबार छोड़ा है और मैं इधर प्रदेश में बैठा हूँ सिर्फ इसलिए कि चंद टके कमा लूँगा, कुछ ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। और मैं ये किताबें पढ़ रहा हूँ और उसको सीख रहा हूँ। जो अल्लाह ताला ने एक अपना कलाम नाज़िल किया है उसको भी तो पढ़ना चाहिए, उसको भी तो देखना चाहिए। बस ये ऐसे बैठे बैठे ख्याल ज़हन में आया तो मैंने फिर तफ़हीमुल कुरान का मुताला शुरू कर दिया। कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं घर चला गया वापस और वहाँ जाके फिर मैंने तफ़हीमुल कुरान को पढ़ा और उन दिनों में जो ईमान की कैफियत थी, जो ईमान की हलावत मुझे महसूस हुई, शायद मुझे दोबारा वो कैफियत नसीब नहीं हुई। उन्हीं दिनों में एक और वाक़या पेश आ गया। हमारे पास एक गाड़ी थी जिस पे हमने एक ड्राइवर भी रखा हुआ था और अपनी ज़रूरत से हट के जब कभी फ़ारिग होती तो उसको टैक्सी स्टैंड पे भेज देते कि चलें कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, कुछ अपना गाड़ी खर्चा निकाल लेगी और एक किसी बंदे की रोज़ी का ज़रिया बनी रहेगी। मई 2002 की बात है। उस वक्त मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, हमारे घर में PTCL फ़ोन था और ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शन होती थी कि अगर आपने कहीं रात स्टे करना है, किसी सवारी के साथ आप गए हैं और वापस नहीं आ रहे तो आपने फ़ोन करके हमें इन्फॉर्म ज़रूर करना है कि मैं नहीं आ रहा। हमारा जो पोर्च था वो हमारे घर से बाहर ही था, हमने शटर लगाया हुआ था उस पर और उसमें 2 ताले लगते थे। तो एक जब गाड़ी नहीं होती थी तो एक ताला लगा होता था और उस ताले की चाबी ड्राइवर के पास गाड़ी में होती थी और जब गाड़ी अंदर लगा देते थे तो फिर अंदर दूसरा ताला जो लटका होता था वो भी बाहर से लगा दिया जाता था और एक तरह ये साइन था अगर 2 ताले लगे हैं तो इट मीन कि गाड़ी अंदर खड़ी है। एक शाम वो ड्राइवर किसी सवारी के साथ गया और ना उसका फ़ोन आया और ना ही कोई इतला आई, ना वापस ही आया रात को। सुबह मैंने उठ के देखा तो गैराज को एक ही ताला लगा हुआ था, इसका मतलब गाड़ी नहीं थी। खैर हमने टैक्सी स्टैंड में जाकर पता किया तो पता चला कि किसी अननोन के साथ वो कल गया था और बहुत दूर नहीं गया था, कहीं करीब ही वो ड्रॉप करने गया था उन्हें। हमें थोड़ी तशवीश होनी शुरू हो गई कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं है क्या मसला है। फिर मैंने सोचा कि जहाँ कहीं हमें कोई थोड़ा सुराग मिला उसका कि किसी से पूछा, किसी ड्राइवर से, दूसरे जो उनके साथ होते थे वहाँ पे स्टैंड पे, तो किसी ने कहा कि इस तरह वो जड़ा वाला की तरफ क्या है, सैयद वाला कोई इलाका है। तो हमने एक गाड़ी पकड़ी और वहाँ तक भी होके हैं लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिला। अगले दिन हमने ये सोचा कि जो लोकल थाना है वहाँ पर हम एक गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दें ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो चुका हो तो एटलीस्ट एक इनके पास रिकॉर्ड में आ जाए कि ये चीज़ ऑलरेडी नोटेड है। मैं थाने गया, थाने वालों ने SHO साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब था कि जी इधर ही क्या होगा, कहीं आ जाएगा, वो ड्राइवर होते हैं दाएं बाएं जाने वाले। तो खैर हमें उसने टरखा दिया। फिर मैंने कुछ वो लोकल जो असर रसूख वाले बंदे थे उनको साथ लिया और फिर जाके वो रिपोर्ट दर्ज हो गई। 2 दिन गुजर गए, हमें कोई अता पता नहीं था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था उसका। बस उन दिनों में ये तफ़हीमुल कुरान पढ़ी थी और ईमान का दर्जा इतना हाई था कि मुझे ज़रा भी तशवीश नहीं थी कि गाड़ी 3-3.5 लाख की थी उस वक़्त और उस वक़्त ये अच्छी खासी रकम होती थी और मुझे ज़रा भी ये तशवीश नहीं थी कि हमारी गाड़ी इस तरह गुम हो गई है और इतना नुकसान हो गया है। बस दिन में ये था कि अल्लाह ताला को पता है कि वो गाड़ी किस जगह पे है और अगर उसने ये हमें इस वक्त तक ही दे के रखनी थी और बाद में ये ले लेनी थी तो वो ले गया है और अगर हमें वापस उसने देनी है तो फिर ये उसकी मर्ज़ी है और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। आप यकीन करें कि तीसरे दिन हमारे एक अज़ीज़ थे उस वक़्त ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि इस तरह हमारी गाड़ी 2 दिन से नहीं मिल रही और आप यहाँ पे जो लाहौर के उस वक़्त लाहौर के नाके बड़े मशहूर होते थे जो रावी पे इधर शहदरा वाली साइड पे थे और बाकी सारे एरिया में लगते थे, तो आप ना कोई इनको इतला कर दें और कोई वायरलेस वगैरह करवा दें ताकि शायद कहीं भूली बसरी उधर से गुजरे और पकड़ी जाए। अनबिलीवेबल, बिल्कुल हमारे वहम गुमान से बाहर। आधे घंटे बाद हमारे उन्हीं अजीज़ का फ़ोन आ गया कि आपकी गाड़ी ये नंबर है, ये कलर है और ये इस वक्त थाना काना कसूर रोड में खड़ी है। आपका ड्राइवर जो है वो कत्ल हो गया है और जो कातिल थे जो 4 बंदे जो गाड़ी वहाँ से स्टैंड से लेके गए थे उनमें से 2 पकड़े गए हैं और 2 भाग गए हैं। खैर हमें बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा दुख भी हुआ कि एक जवान लड़का था बेचारा जो अपनी रोज़ी के लिए हमारे साथ अटैच था, उसका इस तरह नाजायज़ मर्डर हो गया। और फिर हम लोग लाहौर गए हैं, हमने वो अपने समुंदरी लोकल जो थाने की पुलिस थी उनको बताया कि इस तरह सीन है। अच्छा अब ये देखें पुलिस की फुर्तियाँ, जब तक
कोई उसका क्लू नहीं मिल रहा था। उस वक्त सब सुकून से बैठे हुए हैं, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई तफ्तीश नहीं कर रहा कि गाड़ी किधर है, कोई ड्राइवर किधर है, उसको ढूंढा जाए। लेकिन जब पता चल गया कि मर्डर हो गया है तो फिर डीएसपी तक खुद जो है ना वो भागे दौड़े हमारी तरफ आए हमारे साथ, और एक उन्होंने पुलिस की टीम भेजी जो लाहौर गई। तो लाहौर पुलिस वालों ने जिन्होंने पकड़ा था उनके साथ मुज़ाकरात हुए। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमने ड्राइवर की जो डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, तो फिर निशानदही के लिए हम उन 2 जो बंदे पकड़े गए थे उनको वहाँ लाहौर से लेके आए वापस मंदरी, और निशानदही के बाद डेड बॉडी मिली। और गर्मियों का सीज़न था और 3-4 दिन के बाद बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। जब वो डेड बॉडी मिल गई तो उसके बाद फिर समुद्री पुलिस की कोशिश थी कि ये जो बंदे पकड़े हैं ये हम इनको यहाँ पे होल्ड कर लें, जबकि जिन्होंने पकड़े थे वो इनको लाहौर वापस लेके जाना चाह रहे थे। तो बड़ा इनका आपस में वो चलता रहा कुछ देर मुकालमा, और फिर ये हुआ कि लाहौर वालों ने गाड़ी भगाई है और वो लेकर निकल गए। और बाद में असल में यही होता है कि एक करते कुछ नहीं है, कोई पकड़ा जाए उसी में सारे इल्ज़ामात डाले, सारे केसेस पे डाले, और ख़ुद अपनी नंबर बनाने के लिए अपने अफसरान को पेश कर दिया कि ये हमारी कारकर्दगी है, जो हमने पकड़े हैं। खैर, बंदे पकड़े गए। अब मरहला आ गया FIR का। FIR में सीधा एक कत्ल का केस था, लेकिन जाहिर है अब मौके पे तो कोई गवाह नहीं था। तो कुछ हमारे सियासी किस्म के लोग जो पुलिस के टाउट वगैरह भी होते हैं तो वो भी साथ शरीक हो गए इस सारे मामले में। जब थाने में SHO साहब के साथ मीटिंग हुई तो मुद्दई बनने के बारे में बातचीत शुरू हुई। तो मैंने उन्हें, जो ड्राइवर के वालिद थे, उनको ये कहा कि आपका बेटा है, जो दुख आपको होगा वो किसी और को नहीं हो सकता, और जिस तरीके से आप इसको परसू करेंगे, इसकी पैरवी करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो बेहतर है कि आप खुद इसके मुद्दई बने। बाकी हम जो हो सका इंशाल्लाह आपके साथ हम तावन करेंगे, जो माली तौर पर या अखलाकी तौर पर जो भी हम कर सकें। लेकिन जो कुछ कह लें कि गाग किस्म के और ये सियासी किस्म के लोग थे, उन्होंने उनके दिन में कुछ और चीज़ डाली कि मुद्दई इनको बनाएं, ये खुद बनेंगे तो पैसे भी लगाएंगे और सारा कुछ वो करेंगे। मैंने उन्हें साफ सीधी बात कही। मैंने कहा देखें, अच्छा उन दिनों में तफहीमुल कुरान पढ़ी थी, नया उसका जो एक असर था। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर मैं मुद्दई बनता हूँ ना तो मैं सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो गवाह हैं सारे वो सब मन गढ़ते हैं, झूठे हैं। अगरचे मर्डर हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमने गवाही पेश करनी है कि जी इनके सामने हुआ है वो तो झूठ है। दूसरी बात यह कि अदालत में आपने कसम खानी है कि अगर मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो अगर मैं वो झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो। तो भाई मुझे तो अल्लाह के गज़ब का अंदाज़ा है, तो मैं खुद उससे उस गज़ब को दावत क्यों दूँ? मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तो बेहतर है कि आप खुद बने। तो मुझे खैर वो समझ गया कि ये हमारे इस चक्कर में नहीं आएगा। तो मुझे SHO कह रहा है कि ठीक है जी आप जाएँ, हम खुद कर लेंगे इसका। तो मेरी कहानी के इस एपिसोड में यहाँ तक कि हम ब्रेक लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके सामने पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।